नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। और इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद रहते हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर आपका बहुत स्वागत है मनी सेंट्रल। थैंक यू विशाल, थैंक यू। बाजारों ने जिस तरीके से बीते 5.5 महीने में रुलाया है, उसने इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो तबाह कर दिए हैं। ट्रंप के टैरिफ और दूसरी दुनिया भर की दिक्कतों ने पहले बाजार के हाल खराब किए और अब अमेरिका में मंदी का डर एक नई चुनौती बन गया है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस यानी मॉर्गन स्टैनली की भारतीय बाजार पर रिपोर्ट आई। इसमें एक बड़ी भविष्यवाणी की गई। अमेरिकी मंदी और इसके भारत पर असर के साथ इस रिपोर्ट पर चर्चा करी। मनी सेंट्रल में हमने कल ही चीन के डीफ्लेशन और घटती खपत यानी कंजम्पशन की बात की थी। चीन अब फिक्रमंद है कि वहां खपत को कैसे बढ़ाया जाए और इसके लिए चीन लेकर आया है 41 अरब डॉलर का प्लान। और यह कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसे दुनिया भर में शुरू हो रहे एक नए ट्रेंड के साथ समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में बात करेंगे इनकम टैक्स की। कैसे टैक्स कलेक्शन में महज 10 सालों में 300% का इजाफा हुआ है। इनकम टैक्स के आंकड़े आखिर किस तरफ इशारा कर रहे हैं, इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझेंगे। तो चलिए मनी सेंट्रल की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में मंदी का खतरा पैदा हो रहा है। इसे हमने अपने कल के मनी सेंट्रल में डिस्कस भी किया था। मंदी की आशंका से ही अमेरिकी बाजारों में बुरी तरह से गिरावट भी दिखाई दी। बीते महीने के पीक से S&P 500 में 4 लाख डॉलर की पूंजी जो है वो स्वाहा हो गई, खत्म हो गई। ये वो वक्त था जबकि अमेरिकी स्टॉक मार्केट ट्रंप की जय जयकार कर रहे थे। टैरिफ के डर से भारतीय बाजार जो है सिकुड़ते हुए जा रहे थे। लेकिन अब बाजी क्या पलटती हुई दिख रही है? अमेरिका की आफत क्या भारत की राहत बनेगी? ये सवाल पैदा होने लगा। सवाल यह भी पैदा हो रहा है कि क्या टैरिफ के जाल में अमेरिका खुद उलझ गया है? अमेरिकी झंझट के बीच ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि इस साल के आखिर तक सेंसेक्स जो है 1,05,000 के लेवल तक पहुंच सकता है। बुल के सिनेरियो में सेंसेक्स ये लेवल टच कर सकता है। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी बात कही गई है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस वक्त भारतीय शेयर बाजार के हक में तब्दील होता हुआ दिख रहा है। बेस केस सिनेरियो में सेंसेक्स के 93,000 के लेवल पर पहुंचने का अनुमान जो है इस रिपोर्ट में जताया गया है, जो कि मौजूदा लेवल से करीब 25% ज्यादा है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्या अमेरिका का टैरिफ गेम उसके लिए ही मुसीबत बनने वाला है? बिल्कुल, देखिए, जो बात हमने कल मनी सेंट्रल में जिक्र जिस बात का किया था कि अमेरिका से अब संकेत इस तरह के मिल रहे हैं कि शायद वहाँ पे मंदी का खतरा पैदा हो गया है जी। वजह उसकी क्या है? वजह है उसकी ट्रंप की पॉलिसीज। ट्रंप जिस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं टैरिफ को लेकर, दुनिया भर में एक जो ट्रेड वॉर क्रिएट किया है, उसका खतरा उल्टा होकर अब ट्रंप की तरफ ही या अमेरिका की तरफ वापस आ गया है। एक महीने पहले तक जो पूरा वॉल स्ट्रीट या जो पूरा अमेरिकी मार्केट इस बात का जय जयकार कर रहा था कि अमेरिका ने जो जिस तरह के कदम उठाने का फैसला किया है टैरिफ पर अमेरिकी इकोनॉमी को सपोर्ट देने के लिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाने के लिए, वो चीज़ एक महीने के भीतर ही फिजल आउट होते हुए या बैठती हुई नजर आ रही है जी। एक महीने पहले का जो अमेरिकी बाजार का जो पीक था, वहाँ से 4 लाख करोड़ डॉलर की जो बिकवाली हुई है या जो 4 लाख करोड़ डॉलर का एक गिरावट नजर आई है। आप उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि भारतीय बाजार के अभी के पूरे जो मार्केट कैप है उसके बराबर ये गिरावट है अकेली जी। इतनी बड़ी एक गिरावट अमेरिकी मार्केट में आई है। अब ये भारतीय बाजारों के लिए राहत है या आफत है, ये एक बड़ा सवाल है। कल हम लोगों ने भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये कितना बड़ा फायदेमंद है या इसके साथ रिस्क जुड़े हुए हैं। और मॉर्गन स्टैनली की जो अब रिपोर्ट आई है, जिसको उसके रिसर्च हेड इंडिया के रिदम देसाई ने लिखा है, वहाँ पे उन्होंने ये बात कही है कि शायद अब रिकवरी होती हुई मार्केट्स में दिख रही है। ये स्टॉक पिकिंग वाला टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये कहा है कि बुल केस में 41% का अभी के लेवल से तेजी इस साल के अंत तक आने वाली है। यानी अभी अगर मार्च चल रही है तो दिसंबर तक मार्केट 41% तक चढ़ सकते हैं। 41% का
इस साल रिटर्न मिल सकता है, बड़ी चीज है। बेस केस सिनारियो यानी एक एवरेज केस स्थिति में भी 25% की ग्रोथ है। 93,000 पर उन्होंने इसके आने की बात कही है। जी जी जी। इस विषय में सर हेलियोस कैपिटल के जो CIO साहब हैं उनको भी मैं लाना चाहूँगा। उन्होंने भी हाल फिलहाल के दिनों में कहा कि देखिए जो बाजार जो है गिरावट बहुत आई है, लेकिन 1-2 महीने और ऐसा माहौल रहेगा, यानी हल्की मंदी वाली बात रहेगी, और उसके बाद जो है 7 से 8% की तेजी आएगी। उसके साथ एक और रिपोर्ट आई थी सर, गोल्डमैन सैक्स ने भी कहा था कि निफ्टी जो है 25,500 का लेवल दिखा सकता है। अभी फिलहाल सर 22,500 के आसपास हम लोग ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, हाल फिलहाल के वक्त में दूसरी भी कई रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की, जिसमें निफ्टी के 26,000 के लेवल पे, 26,500 के लेवल पे इस साल के आखिर तक पहुंचने की बात कही गई है। लेकिन मॉर्गन स्टैनली एक बड़ा ब्रोकरेज हाउस है, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है, क्रेडिबिलिटी की बात है। और उस हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि ये बात अब कई एनालिस्ट, कई जानकार कह चुके हैं कि क्या मार्केट अब बॉटम आउट कर चुका है, क्या यहाँ से रिकवरी की शुरुआत हो सकती है मार्केट की, क्या वैल्यूएशंस उस लेवल पे आ गई हैं जहाँ से कि अब वो अट्रैक्टिव हो गई हैं, जो बात अब मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में भी कही गई है कि अब ये मार्केट ऐसा है जो कि स्टॉक पिकर वाला मार्केट है, जहाँ पे कि अब चुनिंदा शेयरों में आप अच्छे उनका चुनाव कर सकते हैं। मार्केट का एक बॉटम लग गया है और जो बेस के सिनेरियो वहाँ पे भी 93,000 पर सेंसेक्स के पहुँचने यानी 25% की तेजी की बात है। लेकिन रिस्क भी है, इस बात का भी जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। और बेयर केस सिनेरियो में उन्होंने कहा है कि मार्केट यानी सेंसेक्स 70,000 के लेवल पर आ सकता है, जो कि लगभग आपका 6-7% की यहाँ से गिरावट अभी बता रहा है, अगर अभी 74,000 के लेवल पर हम सेंसेक्स को देख रहे हैं तो। तो एक वो रिस्क, अब रिस्क है किस चीज का, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रिस्क है ग्लोबल फैक्टर्स का। क्या ग्लोबल ग्रोथ कैसी रहती है उसका असर पड़ेगा। अगर ग्लोबल ग्रोथ जो कि लगभग 3.2% के आसपास एक एवरेज ग्लोबल ग्रोथ है, अगर वहाँ से डाउन होती है ग्लोबल ग्रोथ, अमेरिका की पॉलिसीज क्या रहती हैं ट्रेड को लेके, टैरिफ को लेके, वो फैक्टर ऐसे हैं जो इंडियन मार्केट्स के लिए एक रिस्क भी क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के अगर आप मोटे तौर पर समअप करें तो अमेरिका की जो टैरिफ की चाल थी वो अमेरिका पर बड़े तौर पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कल का हमने मार्केट देखा, जब मार्केट अमेरिकी देखे तो उनमें बड़ी गिरावट कल दिखाई दी, चाहे टेस्ला के शेयर हों, 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दिखाई दी। और $4 लाख का, 4 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट कैप गिरावट हुई है। डाउ जोन्स या S&P 500 की अगर हम बात करें तो 6-7% से ज़्यादा की गिरावट एक महीने में इनमें नज़र आ रही है, अगर हम एक महीने के हिसाब से इनको देखें तो। चलिए सर, आपने रिस्क की बात की तो इसमें, इस कहानी में मैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब को भी जोड़ना चाहूँगा। रिच डैड पुअर डैड के लेखक हैं, बहुत मशहूर लेखक हैं। उन्होंने कहा है सर कि द एवरीथिंग बबल इज ब्रास्टिंग, हाँ, आई एम अफ्रेड दिस क्रैश में लीड टू द बिगेस्ट इन द हिस्ट्री। ये कह रहे हैं सर कि 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन है, आपसे भी हम चर्चा कर रहे थे न्यूज़ रूम में सर, बिल्कुल उस बात को ये दोहरा रहे हैं सर। उस समय जो 10 साल तक, एक डिकेड तक जो मंदी चली थी, तमाम चीज़ों पर वो जो आफत आई थी, कंजम्पशन खत्म हो गया था, बैंकिंग क्राइसिस आ गई थी सर, उससे भी ज़्यादा बड़ी संकट की ये बात कह रहे हैं सर रॉबर्ट कियोसाकी। और इस पूरे मामले को आप आसान भाषा में हमारे व्यूअर्स को समझाइए सर। नहीं, रॉबर्ट कियोसाकी इससे पहले भी बोल चुके हैं कि फरवरी में जो सबसे बड़ी गिरावट आ सकती है, एक बड़ी गिरावट को हम फरवरी में देख सकते हैं। अब उन्होंने ये कहा है कि जो सबसे बड़ी गिरावट पूरे मार्केट में हम सबसे बड़ा क्रैश देख सकते हैं, और वो 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन जिसे कहा जाता है उससे भी ज़्यादा भयावह हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि दुनिया की जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्लोबल पॉलिसीज़ किस तरह की होती हैं, अमेरिकी पॉलिसीज़ किस तरह की होती हैं। क्या अमेरिका जो टैरिफ को लेके अपनी नीतियाँ हैं, जो 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने वाले हैं, या जो मैक्सिको और कनाडा को कुछ दिनों की जो उन्होंने एक रियायत दी है, उसके बाद क्या सख्त कदम फिर से उठाए जाएंगे, और वो कदम अगर उठाए जाते हैं तो उसका असर अमेरिकी इकोनॉमी पे किस तरह से पड़ेगा। क्या महंगाई बढ़ेगी, क्या सिर्फ अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी या पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ेगी। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो ये तय करेंगे कि शेयर बाजार भी आने वाले वक्त में किस तरह की शक्ल लेंगे।
आप ट्रेजरी यील्ड की अगर हम बात कर लें तो 10 साल की चाहे ट्रेजरी यील्ड हो अमेरिकी या 2 साल की जो ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड है अमेरिका में, उसमें बड़ी गिरावट हाल के दिनों में देखी गई है। और इसी से जुड़ी बात यह है कि जो बॉन्ड ट्रेडर्स हैं वो लगातार अब आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर एक रिसेशन आ सकता है। इकोनॉमिस्ट अब आगाह करने लगे हैं कि जो बॉन्ड्स जो एक अट्रैक्शन का पॉइंट बने हुए थे पिछले कुछ महीनों से, जब से ट्रंप साहब की वापसी हुई थी, पिछले कुछ सालों से बल्कि अगर हम बात करें तो बॉन्ड यील्ड अमेरिका में ऐसी बनी हुई थी जो अट्रैक्टिव थी। फिर जब ट्रंप साहब का आने की बात हुई, जीत हुई उनकी नवंबर में, उसके बाद से बॉन्ड यील्ड और मजबूत हुई। लेकिन अब पीछे के एक महीने में बहुत सारी चीज़ें घूमती हुई उलटती हुई नजर आ रही हैं और ये एक आफत हो सकती है अमेरिकी इकोनॉमी के लिए, और राहत हो जाएगी, और राहत हो सकती है। देखना होगा कि वो शक्ल किस तरह से लेती, क्या बड़े लेवल पे चीज़ें निकल कर आती हैं और उसका असर, खराब असर इंडिया पर अगर पड़ता है, कारोबार पर, ट्रेड पर, तो वहाँ पे बाजारों के लिए भी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, देखिए पिछले अगर पीक से आप देखें, सितंबर के पीक से अगर देखिए तो भारतीय शेयर बाजार जो हैं 15% की गिरावट दिखा चुके हैं। उस समय कहा जा रहा था कि एफआईआई की बिकवाली इसके अहम कारण है। कारण उनका अगर मैं डिकोड करूं कि एफआईआई क्यों बेच रहे थे, तो वो कहा जा रहा था कि वहाँ जो यील्ड है, जो बॉन्ड की जो यील्ड है, वहाँ अच्छे उनको रिटर्न मिल रहा है, वहाँ रिस्क फ्री वो उनका पैसा लग जाएगा, तो इसलिए भाई वो वहाँ जा रहे हैं। स्वाभाविक, वहाँ रिस्क फ्री पैसा लगेगा, उनका पैसा बढ़ेगा तो वहाँ जा रहे हैं। अब सर अचानक ये बात आ रही है कि वहाँ बॉन्ड यील्ड में गिरावट, ये मामला जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा और व्यूवर्स भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसको अगर थोड़ा आप डिकोड करके समझा पाएं। नहीं, यही दिलचस्प बात ये है जो पहले आप कह रहे थे कि वहाँ तेजी है, अब कह रहे हैं कि वहाँ गिरावट आ रही है। नहीं, तो वो एक महीने में अमेरिका में काफ़ी कुछ बदल गया। एक महीने पहले तक अमेरिकी मार्केट्स भी बूम कर रहे थे, तेजी से चढ़ रहे थे। अगर आप साल भर का रिटर्न देखेंगे, डाउ जोन्स का ही अगर देखेंगे तो वो 10% था कल तक जो मैंने देखा था। ठीक है। अब एक महीने में 6-7% की गिरावट आ गई है जी। कल तक 4% था, आज अगर हम देख रहे हैं तो उसको 7% की गिरावट डाउ जोन्स में नजर आ रही है। तो वो एक महीने में हालात तेजी से बदले हैं। एक महीने में जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी नरम पड़ी हैं, कम हुई हैं। और जो बात पहले आ रही थी कि अमेरिकी जो एफआईआईज हैं उनको अमेरिकी मार्केट में रिटर्न अच्छे मिल रहे हैं, अगर आप उसको रिस्क एडजस्ट कर रहे हैं, रिस्क के हिसाब से देख रहे हैं, रुपये के डेप्रिसिएशन के हिसाब से देख रहे हैं, तो अमेरिका में मिलने वाला रिटर्न भारत में मिलने वाले रिटर्न से बेहतर हो रहा है। एक बात ये बार बार आ रही थी, जो जानकार कह रहे थे कि 15% का रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते हैं, उससे थोड़ा कम लेकिन पक्का रिटर्न उनको अमेरिकी मार्केट में अगर मिल रहा है तो वो अमेरिकी मार्केट्स में क्यों नहीं जाएंगे। ये एक बड़ी। अब सर फटाफट उन कारणों को भी जान लेते कि ऐसा क्या हुआ कि एक महीने में ये जो परिदृश्य है, जो सिनेरियो है, वो पूरी तरह से पलट गया। एक तो ट्रंप, उनके टैरिफ और उनके जो ट्वीट्स हैं जो बहुत वायरल होते रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड जो आ जाते हैं, वो है कारण या कोई और कारण है जो आप नहीं? अमेरिका की सबसे बड़ी चीज़ तो टैरिफ को लेके है कि दुनिया भर में अनिश्चितता इस बात की है कि अगर ऊंचे टैरिफ होते हैं तो दुनिया का कारोबार कैसे चलेगा अमेरिका के साथ और किस तरह से इकोनॉमी शक्ल लेंगी। चाहे चीन हो, चीन में भी इस बात को लेके परेशानी है कि वो इन चीज़ों से डील कैसे करेगा। जी। इसी तरह की परेशानी भारत के साथ भी है। भारत कई दफ़ा कह चुका है कि हम एक बड़ी डील करने वाले हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल हाल में ही अमेरिका थे, ट्रंप ने कह दिया कि भारत तैयार है ट्रेड को लेकर, टैरिफ घटाने को लेकर। फिर सरकार को सफाई देनी पड़ी उस मामले में परसों कि नहीं, हमारी अभी कोई डील नहीं हुई, हमने अभी कुछ भी ऐसा नहीं किया जहाँ पे कि हमने कोई पक्का वादा किया हो या कोई कमिटमेंट किया हो कि हम इतने टैरिफ घटा रहे हैं। लेकिन भारत के सामने भी परेशानी है कि रियायतें किस हद तक कितनी देनी है। क्या डेयरी का सेक्टर जो है, क्या भारत अमेरिका को लार्ज स्केल पे छूट ऐसी दे सकता है जिससे कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया में आ जाए, डंप होने लगे, तो भारत का डेयरी सेक्टर का क्या होगा। इसी तरह से हम लोग नंबर 1 है सर डेयरी प्रोडक्शन में। सबसे बड़ा जो फ्रिक्शन पॉइंट है वो एग्री सेक्टर को लेके है, क्योंकि उसके साथ एसोसिएटेड हैं बहुत सारे बड़े पैमाने पर किसान और उनकी कमाई का मसला है। तो सरकार हो सकता है, या सरकार की बार्गेनिंग सबसे ज़्यादा अगर चल रही होगी तो वो एग्री सेक्टर को लेकर हो सकती है। चलिए सर, आपने चीन का जिक्र किया तो अब आगे बढ़ते हैं और शेयर बाजार की चर्चा के बाद बात करेंगे चीन की, क्योंकि चीन कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे लेकर दिलचस्पी जो है वो पैदा होना जो है स्वाभाविक है। आपको पता होगा कि चीन डिफ्लेशन की बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है, यानी वहां महंगाई एक तरह से खत्म हो गई, बल्कि चीजों के दाम जो है नीचे आ रहे हैं। आप सोचेंगे कि इसकी वजह क्या है,
तो इसकी बड़ी जो वजह है वो है खपत में बड़ी गिरावट। लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, सामान बिक नहीं रहे हैं। अब इस आफत से निपटा कैसे जाए, तो इसके लिए चीन ने बनाया है 41 अरब डॉलर का बड़ा प्लान। भारतीय रुपए में देखेंगे तो ये जो रकम है वो बैठती है 3,56,700 करोड़। इतना पैसा चीन अपने देश के नागरिकों को देने वाला है। सर, मेरा आपसे सवाल है कि अब ये पैसा कैसे दिया जाएगा, इससे क्या होगा, इसको आसान भाषा में हम आपसे समझना चाहेंगे सर। देखिए, इसको भारत के साथ भी जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि पिछले एक दशक में पहली बार चीन कंजम्पशन पे इतना फोकस कर रहा है जी। पिछले साल से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी। 300 बिलियन डॉलर का लगभग चीन ने एक स्टिमुलस तैयार किया है, जिसमें एक 150 बिलियन डॉलर का लास्ट ईयर उन्होंने दिया था। अब उसका एक्सपेंशन किया है और वहाँ पे 41 बिलियन डॉलर चीन अब देने वाला है आम लोगों को जी। कैश के तौर पर ये या सब्सिडी के तौर पर ये रकम उनको दी जाएगी प्रोडक्ट्स को या सामानों को खरीदने के लिए। ठीक है। उसमें होम अप्लायंसेज हैं, उसमें स्मार्टफोन हैं, उसमें दूसरे उपकरण हैं, टीवी है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। करना क्या चाहती है सरकार की 15 से 20% तक आपको डिस्काउंट मिलेगा या सब्सिडी मिलेगी अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। इसके जरिए वहां पर चीन में कंजम्पशन को बूस्ट देने की कोशिश की जाएगी और ये एक चीन का मैसिव प्रोग्राम है जिसके जरिए चीन, आप इसको आर्टिफिशियल मान सकते हैं कि आर्टिफिशियल तौर पर चीन कंजम्पशन को बढ़ाने की अपने यहाँ कोशिश कर रहा है। ठीक है। बड़ी वजह एक ये भी है कि चीन के सामान दुनिया भर में क्या उस पैमाने पर अब बिक पा रहे हैं, शायद ग्लोबल डिमांड कम है। उसका एक असर ये भी हो सकता है कि अमेरिका या दूसरे देशों में टैरिफ का जो मसला है, चीन चाहता है कि उसके घर के अंदर डोमेस्टिक डिमांड इतनी मजबूत हो कि वहां पर सामान खप सके जी। पहली बार मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को भारत के एंगल से भी जोड़ पा रहा हूँ। जैसे भारत को कहा जाता है कि बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ डोमेस्टिक लेवल पर ही लोगों अपना अगर प्रोडक्शन स्टार्ट करें तो यहीं खप जाएगी चीज़ें। क्या उसी मॉडल पर चीन वापस होता हुआ दिख रहा है कि भाई अब बाहर तो हम सामान बेच नहीं पाएंगे, अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया जा रहा है और वो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म वाली जो बात है वो भी अपने चरम पर है, तो क्या वो खुद ही अपने घर में सामान बनाएगा, खुद ही बेचेगा क्या सर? नहीं, खपत का घटना चीन की ग्रोथ को हैम्पर कर रहा है। चीन में भी जो बात हम अमेरिका के साथ कर रहे हैं कि मंदी के हालात हैं, चीन इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। सबसे बड़ी क्राइसिस चीन के रियल्टी सेक्टर में है, जहां पे कि घोस्ट हाउसेस खाली पड़ी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, उससे बैंकिंग क्राइसिस हुआ, बैंक चरमरा गए। बिल्कुल। अब चीन ने स्ट्रेटजी बदली है। चीन ने कहा है कि चीन सरकार के पास जो पैसा है वो लोगों के हाथ में दिया जाएगा, लोग उससे प्रोडक्ट खरीदेंगे और खपत बढ़ाई जाएगी। खपत बढ़ेगी तो कंपनियों के पास भी पैसा पहुंचेगा और ग्रोथ निकलेगी। चीन का एक एग्रेसिव टारगेट है 5% ग्रोथ का। उस ग्रोथ के टारगेट को पूरा करने के लिए पहली बार लगभग एक दशक या बल्कि और ज़्यादा वक्त के बाद ऐसा दिख रहा है कि जब वो ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करता था वहाँ खर्चा न करके अब लोगों को कंजम्पशन पे खर्चा करना चाहता है। आपने देखा होगा चीन ने पिछले कुछ दशकों में मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब चीन की इकोनॉमी को रफ्तार नहीं दे पा रहा है। इसलिए चीन डायरेक्ट कैश पे आउट कर रहा है। आप उसको ऐसे समझिए, भारत में जो हम डीबीटी के जरिए पैसा दे रहे हैं, चीन उसी को लार्ज स्केल पे लोगों को बड़े सब्सिडी के तौर पर एक आम कंज्यूमर को दे रहा है। वहां घरों को भी लोगों को रियायत पे या फ्री में देने की एक व्यवस्था शुरू करने का सरकार का प्लान है जी जी। लेकिन एक चीज और है, भारत के साथ इसको अगर आप जोड़ेंगे तो आप सोचे कि हमने अभी हाल में 1 लाख रुपए तक की जो महीने की कमाई है या 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई है, उसको सरकार ने फ्री किया है। 1 लाख करोड़ का जो टैक्स फॉरगो जो होगा, हाँ, वो भी वाला मामला, केवल 1 लाख करोड़ का टैक्स फॉरगो सिर्फ और सिर्फ है। चीन ने 3,56,000 करोड़ रुपए की रियायत सब्सिडी के तौर पर केवल सामान खरीदने या खपत को बढ़ाने के लिए दी है जी। इतना बड़ा डिफरेंस है वहां के और यहाँ के सरकार के। और यही चीज जो अभी कल भी हमने डिस्कस किया कि क्या सरकार जीएसटी पर बड़ा एक छूट, जीएसटी के जो स्लैब्स हैं उनमें फेरबदल करके और सामानों की कीमतों को कम नहीं दिया है। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो जो 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, ये जो 5 तरह के स्लैब्स है, इसको हम लोग कम करेंगे, इसको 2-3 लाने की कोशिश की जाएगी। चीन डिफ्लेशन
के दौर में आ गया है, जहाँ पे कि कीमतें जो सामानों की हैं वो मूल प्राइस से नीचे चली गई, पीछे के दाम से नीचे चली गई हैं। हो क्या रहा, उससे कंपनियों को लॉस हो रहा, कंपनियां केपेक्स नहीं कर पाएंगी, इसका एक खतरा वहां पे है। भारत में जो समस्या है वो इन्फ्लेशन की है, इन्फ्लेशन की वजह से कि हमारे यहाँ भी जो समस्या है सिर्फ कंजम्पशन की ही है। अमेरिका में भी समस्या कंजम्पशन की है, चाइना में भी समस्या कंजम्पशन की है, मतलब थ्रू आउट अगर आप देखें पूरी तो दुनिया कंजम्पशन की समस्या है। हालांकि उसके फैक्टर्स अलग हो सकते हैं, जैसे आपने चीन का बात किया कि वहां फैक्टर अलग है, इंडिया में है कि महंगाई की वजह से कंजम्पशन मार खा रही है। नहीं बिल्कुल, और उसको निपटने का जो तरीका अब जो दिखाई दे रहा है, एक जो ग्लोबल ट्रेंड जिसको हमने 2-3 बार डिस्कस किया पीछे भी, कि ग्लोबल ट्रेंड अब एक ये बनता दिख रहा है कि जो सरकारें हैं वो लोगों के हाथों में अब सीधा पैसा देने को सोच रही हैं। अमेरिका टैक्स कट करना चाहता है। अमेरिका सोचिए क्या कर रहा है कि जो ट्रंप ने ऐलान किया अभी जब जॉइंट कांग्रेस को संबोधित किया, उन्होंने कहा कि साहब आप अगर कार खरीद रहे हैं तो कार पे आप जो लोन चुका रहे हैं उसके इंटरेस्ट पे हम आपको वो देंगे, लेकिन उसमें एक पेंच है सर, मेक इन अमेरिका कार होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं कैश का। दूसरे जो सीनियर सिटीजन हैं उनको जो सहूलियतें मिल रही वहां पे कैश की वो टैक्स की छूट है। चीन सीधा पैसा दे रहा है, चीन कह रहा है कि आप पैसा हमसे लो, सामान खरीदो, खपत को बढ़ाइए। भारत में अभी हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि जहां पे अगर हम गरीबों को छोड़ दें, जिन्हें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है, या किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, या दूसरी जो रेवड़ियां जिसको हम कहने लगती हैं वो दी जा रही है, भारत में उसके इतर केवल 1 लाख रुपए सालाना, जिनकी 1 लाख रुपए महीने जिनकी कमाई है, उनको सिर्फ और सिर्फ आपने टैक्स के दायरे से बाहर किया है। सरकार को भारत में जो महंगाई है उसके से निपटने के लिए, ताकि कंजम्पशन बढ़े, देखिए अर्बन सेक्टर में भी कंजम्पशन का ग्रोथ है, ग्रोथ में मुश्किलें हैं, और रूरल में भी हैं। रूरल में थोड़ी रिकवरी दिखाई दे रही है, अर्बन में अभी कमी है। लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही, लोगों को की सैलरीज नहीं बढ़ रही। सरकार को यहाँ पे भी चीन जैसा क्या कंजम्पशन को सपोर्ट देने के लिए आप एक कैश डोल कर सकते हैं, कैश दे सकते हैं लोगों को, ये इस तरह की व्यवस्थाएं क्या सरकार को करनी पड़ेंगी, जीएसटी कटौती करनी पड़ेगी। मान लीजिए सर सरकार कैश नहीं भी दे रही है तो और भी तरीके से तो कर ही रही है ना सर। मान लीजिए बजट से पहले 8वें वेतन आयोग को लाना हो, 12,75,000 तक की अगर आप सैलरीड हैं तो आपको टैक्स छूट देना हो, जीएसटी की दर। लेकिन वो जो देखिए फिर वो शंकर शर्मा वाली बात आ जाती सामने फिर। अच्छा, कि आपके मार्केट, शंकर शर्मा ने जो एक जो दिग्गज इन्वेस्टर हैं, बियरिश माने जाते हैं, उन्होंने अभी हाल में एक ट्वीट किया कि मार्केट में डूब गया 500-700 बिलियन डॉलर, और आपने 12 बिलियन डॉलर आपने दिए। 500-700 बिलियन डॉलर का लॉस है, 12 बिलियन डॉलर आप दे रहे हैं। जो टैक्स छूट की बात आप कर रहे हो, ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। जो सरकार ने दिया है वो ऊंट के मुंह में जीरे के जैसा है। जितनी बड़ी आबादी है 140 करोड़ लोगों की, उसमें जो तबका, नितिन गडकरी तो कह रहे हैं कि और ज्यादा टैक्स छूट की मांग मत करो। कहने को मान लीजिए अब सरकार के मंत्री हैं, कह सकते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं इनकम टैक्स की, जहां सरकार ने 1 फरवरी को पेश किए बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री कर दिया। 2023-24 में पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन की जीडीपी में हिस्सेदारी जो है वो 1.4% बढ़ी है और ये जीडीपी के 3.5% पर पहुंच गई। 2014 से लेकर 15 तक में ये जो हिस्सेदारी है वो 2.1%। सरकार ने लोकसभा में इस बात का जिक्र किया। पर्सनल इनकम टैक्स में इंडिविजुअल, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म्स, एसोसिएशंस ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटीज के चुकाए गए टैक्स आते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया कि फाइनेंशियल ईयर 15 में जीडीपी में पर्सनल इनकम टैक्स 2.1% बैठता था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 3.5% हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में यह टैक्स कलेक्शन 2.66 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अब बढ़कर 10.4 लाख करोड़ रुपए हो गया है और ये 293 यानी 293% की बढ़ोतरी को दिखा रहा है। सर मेरा आपसे सवाल है कि इनकम टैक्स के ये आंकड़े तो सरकार के लिए बड़ी राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 9 साल में देखिए 3 गुना बढ़ोतरी हो गई सर। बिल्कुल, और जो बात अभी हम लोग कर रहे थे कि सरकार जो अभी आपने लास्ट बात कही कि गडकरी तो कह रहे हैं कि टैक्स छूट ना मांगो यार, और इनके 9 साल में झोली में आ गया इनके 3 गुना पैसा।
बिल्कुल। तो टैक्स कलेक्शन 10.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 10 साल में बढ़कर पहुंच गया है। 4 गुना बढ़ा है जो पर्सनल इनकम टैक्स है। जी, आप बता रहे थे सर 10 साल में कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो डबल होकर 9.11 लाख करोड़ हो गया है, और 10 साल में ही पर्सनल इनकम टैक्स का है ये जो आंकड़ा है वो 4 गुना बढ़कर 10.45 लाख करोड़ का हो गया। बिल्कुल। तो वो कॉर्पोरेट टैक्स की बात है कि वो 9.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है और डबल हुआ है पिछले 10 साल में। उसी के तर्ज पर अगर आप देखेंगे तो पर्सनल इनकम टैक्स है वो 4 गुना बढ़कर 10.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। ये ट्रेंड एक अगर आप समझेंगे इसको कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो कॉर्पोरेट टैक्स को सरपास कर गया है पिछले कुछ सालों में। यानी आम लोग जो हैं वो ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं कंपनियों से टैक्स के तौर पर जो मिलने वाली सरकार को कमाई है। कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है उसमें से जो वो टैक्स देती है वो कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पे सरकार को मिलता है। तो सरकार जो बार बार बात कहती कि रेवेन्यू हमारे पास नहीं आ रहा, उस तर्ज पे नहीं आ रहा, बहुत कम लोग टैक्स दे रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, या ITR 8.5 करोड़ के आसपास अब लोग टैक्स फाइलिंग भी कर रहे हैं। तो सरकार के पास टैक्स का कलेक्शन जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स के कलेक्शन से ज़्यादा हो गया है। हर साल ये पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं वो लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसे में बात वही आ जाती है कि जो हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, जो हम ग्रोथ जो पिछले साल के आखिर में सितंबर तिमाही में जो 5.4% पे आ गई, वहाँ से अगर आपको ग्रोथ को रिवाइव करना, अगर जो खपत में कमी आ रही है उसको रिवाइव करना है तो आम लोगों को आपको राहत देनी पड़ेगी। आप पर्सनल इनकम टैक्स के अलावा अगर आप फिर GST या जो दूसरे टैक्सेस हैं अगर आप उनको देख लेंगे, इनडायरेक्ट जो टैक्स कलेक्शन है उनको अगर आप जोड़ लेंगे, टोल टैक्स का कलेक्शन हो गया, रोड टैक्स हो गए, गाड़ी खरीदने पे जो आप जिस तरह के रजिस्ट्रेशन के फीस देते हैं, या रियल एस्टेट अगर आप खरीदते हैं वहाँ पे आप स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं वो और सेस देते हैं, तो वो सब अगर आप जोड़ लेंगे तो सरकार के पास पैसा। और सर ये समस्या भी रहती थी प्रवीण सर, लोग कहते रहते थे कि देखिए देश में टैक्स ऑन टैक्स का मामला है। एक तो हमारी जो सैलरी मिलती है वो बताइए वो कट कटा के मिलती है, उसके बाद अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं उस पर टैक्स दीजिए, घूमने जा रहे हैं फास्टैग में तो वो आप टोल टैक्स देते रहिए, गाड़ी खरीद रहे हैं। उसी वजह से सर आपसे मेरी चर्चा भी हुई थी, लोग अब नई गाड़ियाँ खरीदना छोड़कर पुरानी गाड़ियाँ खरीद रहे थे। अब उस पर भी सरकार ने पेच लगा दिया कि भाई वो भी खरीदोगे तो उस पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। तो जो टैक्स वाला मामला है, और आप देखिए आपके पास कलेक्शन अच्छी खासी आ रही है, इस पर क्या आप ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, कॉर्पोरेट कलेक्शन से, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन से आपका जो पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन है वो बढ़ गया है। दूसरे मदों से सरकार के पास लगातार टैक्स आ रहा है। एक मसला जो सरकार की तरफ से, या जो नितिन गडकरी कह रहे हैं कि अगर आप टैक्स में छूट की मांग करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे पैसा खर्च होगा, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, डिफेंस सर्विसेज हैं, या बाकी की जो कल्याणकारी सर्विसेज हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो वो एक समस्या बनेगी। लेकिन उसके साथ ही ज़रूरत इस बात की भी है कि लोगों की कमाई बढ़े, कमाई में ग्रोथ हो, रोजगार मिले। नौकरियों को लेके जो स्थितियां हैं वो उतनी अच्छी नहीं है। सरकार ने जब पिछले साल जो ELI स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लॉन्च किया, वो उसकी स्थिति क्या है वो सरकार को और तमाम लोगों को पता है। तो वहाँ पे जब तक आप फोकस नहीं करेंगे, जब तक उन चीज़ों से बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक स्किल्ड नहीं होंगे लोग, उसके बाद जब नौकरी नहीं मिलेगी तो उसी से, वहीं से आपको टैक्स की आमद होगी और वहीं से इंफ्रा और ग्रोथ के दूसरे रास्ते निकाले जा सकेंगे। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने मनी सेंट्रल को इतना टाइम दिया, सभी विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया, आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।